फैसला किया है कि हम फराख दिली का सबूत देना चाहते हैं, एंड वी लीव इट टू यू, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन. You decide. Please nominate someone of your choice to be chairman of the Public Accounts Committee. But if you disagree, and if you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. In the interest of democracy and to keep this house functional, we will not obstruct. We are more than happy. PSG को हेड करते हैं elected leader of the opposition. पूरी मुतहद्दा ऑपोजिशन ने मुझे नॉमिनेट किया कि आप बनेंगे. ये कोई हठधर्मी की बात नहीं थी मखदूम साहब. जो मुझे उन्होंने इज्जत दी, वकार दिया, ये उसके एहतराम में मुझे इस फैसले को आगे लेके जाना था. बिल्कुल ये मजबूरी नहीं, तो असेंबली को चलाना है. रवायात ऐसे है, रवायत के मुताबिक. अगर हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा. इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया. अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे, इसमें जमहूरियत को भी तक़वियत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी. ये हर धर्म ऑपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करती है. नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिम मिर्ज़ा. नाज़रीन, मैं तो बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाई हूँ अभी, क्योंकि जब बात कर रहे थे, जब मैं ये क्लिप देख रही थी जो आपको भी दिखाया, और जब परवेज खटक साहब जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हमें और मीडिया को बता रहे थे कि जी ये रिवायात हैं और ये रिवायात का हिस्सा है. वो हमें समझा रहे थे, और वो ये बात समझा रहे थे कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है वो अपोजिशन लीडर होता है. तो ये तो सब उनको बता रहे थे, और ये रिवायात हैं. ये हमारी जैसे पता नहीं कितने प्रोग्राम में ये बात बार बार डिस्कस होती रही कि जी ये रिवायात है, लेकिन उसकी क्या वजूहात है उनको ना बनाने की, वो पीटीआई हमें बताती रही और समझाती रही. जब उसमें हमें यकीन आने लग गया और हमारा भरोसा कायम हो गया, तो पीटीआई ने बहुत खूबसूरती से एक और यू टर्न ले लिया. अब उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं कि जी क्या करें, चलने नहीं दे रहे थे, तो पहले भी चलने नहीं दे रहे थे. सवाल ये है, और कौम को मेरे ख्याल है मुबारकबाद भी हम दे देंगे, जमहूरियत के वसी तर मफाद में और इस मुल्क के वसी तर मफाद में, कौमी वसी तर मफाद में एक भी फैसले पीटीआई करने लग गई है, और वो समझौते भी करने लग गई है. हमें हरगिज ये एतराज नहीं है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन आपने शहबाज शरीफ साहब को या अपोजिशन लीडर को क्यों बनाया, जिनके ऊपर पता नहीं 56 कंपनीज के केसेस हैं, वो नैब में पेशियां भुगत रहे हैं. उन्होंने 10 साल पंजाब में हुकूमत की थी. इस जब वफाक में उनके भाई जो थे वो वजीर आजम थे, वो उनके केसेस कैसे खोलेंगे. लेकिन हमें इसमें कोई हरगिज एतराज नहीं है. सवाल तो ये है कि फिर आप 4 महीने तक आपने पैरालाइज रखा असेंबलीज को, आपने कोई बिल पेश नहीं किया, आपने कोई स्टैंडिंग कमेटीज नहीं हुई, कुछ भी कोई बिजनेस हुआ ही नहीं असेंबलीज में. और यहाँ पर मैं बताती चलूँ, अगर आज की भी जो नेशनल असेंबली का इजलास हुआ, जो फाफिन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आज भी पूरा के पूरा जो एजेंडा था उसको साइड पे रख दिया गया, जिस तरह से कल हुआ था. 41% हाजिरी थी आज नेशनल असेंबली के सेशन में. 1 घंटा 39 मिनट्स का वो इजलास हुआ, जो कि 11 बजे शुरू होना था, वो 12:40 पर शुरू हुआ. ये तमाम चीजें हैं. प्राइम मिनिस्टर एज यूजुअल असेंबली में नहीं आए. चलें, ये चीजें भी एक तरफ उठा के रख देते हैं, इस पर ही बात हो जाती है. लेकिन अपोजिशन से पूछना साथ में अब ये भी है कि बहुत अच्छी बात है, आज मुबारकबाद भी दे रहे थे, यूटर्न भी खूबसूरत हो गया था, लेकिन एक और मामला था, एक और मामले में भी डेडलॉक बरकरार था. वो मामला था कि ये धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं और ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, हम इनको नहीं मानते. तो आज अपोजिशन से पूछ लेंगे कि अब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो गए इस हालिया मुकमुका के बाद. जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ. राना मोहम्मद अफजल खान साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, PMLN. अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. कमल शोजब हमारे साथ हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट रिफॉर्म, प्रेसिडेंट विमेन विंग PTI नॉर्थ पंजाब, MNA. अस्सलाम वालेकुम कमल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मोहसिन बेग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी. राना साहब, मुबारक हो आपको, आपकी सुन ली गई और कौम के वसीतर मुफाद में फैसला हो गया. तो अब तो यू टर्न भी खूबसूरत नजर आने लगे हैं. याद सादिक साहब ने कहा ये हटधर्म अपोजिशन जो है खूबसूरत यू टर्न लेने पे मुबारकबाद देती है. तो इसको क्या कहेंगे आप? एक और मुकमुका हो गया, समझौता हो गया, यू टर्न हो गया, आप क्या नाम देंगे सर? मैं देखिए, हर बंदे की अपनी अब राय है. मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि पूरी कौम को मुबारक हो कि 4 महीने की कश्त के बाद
जो हमारे वजीर आजम है उनको समझ आ गई ये बात कि वन इज इनोसेंट अनलेस अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ठीक, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये तो मुजरिम हैं, पता नहीं इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और ये वहां से जेल से आके ये किया करेंगे। आज उनको किसी ने ये बता दिया, किसी ने सिखा दिया, 4 महीने की कश्त के बाद उनको ये बेसिक बात समझ आ गई कि एक शख्स जो है वो बेगुनाह होता है जब तक उसको गुनाहगार साबित ना कर दिया जाए। तो ये अगर हमने 4 महीने लगाए हैं तो जो इस मुल्क को चलाने के बड़े मुश्किल चीजें हैं वो हम इमरान खान साहब को कैसे सिखाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपको सिखाना है भी उनको, क्या मतलब आप कैसे सिखाएंगे? अब आप देख लेना कि अगर उनको यही नहीं पता था कि एक शख्स उस वक्त तक गुनाहगार नहीं होता जब तक उसके ऊपर कोई फैसला था। अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं कंवल के पास जाऊं, क्योंकि कंवल को तो डिफेंड करना है, शायद कर लें, कामयाब हो जाएं। बट मोहसिन बेग साहब ये जो बात कह रहे हैं ना कि अब उनको समझ में आ गया कि इनोसेंट इज इनोसेंट अंटिल नॉट प्रूव्ड गिल्टी, मेरी याददाश्त जहां तक काम कर रही है तो ये केसेस और नैब की गिरफ्तारी से पहले ही पीटीआई ने ये बात कह दी थी कि हम इनको नहीं बनाएंगे। और उसकी जो वजह बताती थी, फवाद चौधरी साहब बताते थे कि वो दूध की रखवाली पे हम बिल्ला बिठा दें, कि वो जो है, बल्कि क्या कहते थे जरा सुनी लेते ना। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका ऑडिट पीएमएलएन करे, लेकिन पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, शहबाज शरीफ को आप बैठा देंगे ऑडिट करने, तो ये तो आपने बिल्ले को दूध की रखवाली बिठा दिया। ये था वो मेन रीजन कि वो नवाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स का ऑडिट शहबाज शरीफ साहब कैसे करेंगे। केसेस की कहानी तो बाद में आई थी। मेरे ख्याल में नादिया आज इस फैसले के बाद इसीलिए फवाद साहब कहीं नजर नहीं आए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना किसी जगह नजर आए। आज मुझे वो असेंबली में भी नजर नहीं आया, आई गेस नहीं थे ना। बेसिकली देखिए जो भी फैसला हुआ, पहली बात तो ये मेरा भी ये मौकफ है कि आपको शहबाज शरीफ साहब हों या अपोजिशन से कोई और भी हो, उनकी 5 साल की गवर्नमेंट के जो उन्होंने किए और जो जुबान ज़दे आम है उनकी मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, मौकफ जहां तक रवायात का तल्लक है, ये मिसाक जमहूरियत में 2 पार्टियों ने डिसाइड किया था और वो उसमें तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी। हाँ, जाहिर है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में वोट और लोगों को बार बार ये बावर कराया गया इनकी करप्शन के केसेस के ऊपर और इनकी मेल प्रैक्टिस और मिस गवर्नेंस जो इन्होंने की 5 साल और 10 साल पंजाब में, उसके ऊपर बहुत इन्होंने लोगों को बताया। इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने, उसके ऊपर इनको वोट मिले। अब आप देखिए आज एक चीज साबित हुई है कि नवाज शरीफ साहब को जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब की वो एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी में और एज ए अपोजिशन लीडर मानी नहीं जा रही थी। आज तहरीक इंसाफ के इस फैसले ने शहबाज शरीफ साहब को स्टैंप लगा के अपोजिशन लीडर बना दिया और नेक्स्ट टाइम ये अपोजिशन लीडर ही ऊपर आएगा। चले तो अब पता नहीं कितना हाथ इनका अपना है, कितना इनको जो उन्होंने राणा साहब ने एक और बात की, इनको समझाने वालों ने, तो मेरे ख्याल में ये फैसला भी समझाने वालों ने शायद पिंडी से ही करवाया। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, आप बहुत बड़ी आप शहबाज शरीफ साहब की 2 दिन से बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को वजीर आजम पाकिस्तान को पिंडी वालों ने समझाया है, समझाने वालों ने। मेरी राय है कि अगर समझाया होगा तो फिर वही समझाते हैं। पार्टी में लोग देखिए अच्छे लोगों आप शेख रशीद साहब की बात करें ना, लाला तो वो भी बहुत है। देखिए नादिया, 2-3 चीजें 1 सेकंड में मुकम्मल कर देता हूँ। इनको टाइम दे, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी कमल, क्या पूछूं? नहीं पूछे पूछे हैं, बिल्कुल पूछे। अच्छा फैसला हुआ आपकी नजर में? ये अब कौम डिसाइड करेगी। पहले जब फैसला नहीं हो रहा था और एक डेडलॉक बना था, अब मुझे बोलने देना आपने। इन दोनों की आपने सुनी है और आपकी भी मैंने सुनी है, अब मैं बोलूंगी और आप सारे सुनेंगे। देखें, जो बिल्ले की रखवाली, जो दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठाया है ना, बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, अभी भी वही है सिचुएशन। लेकिन दूध हमने पाउडर्ड कर दिया है, बिल्ला खाता नहीं है, पाउडर्ड मिल्क नहीं खाता। साथ एक ज़ैली कमेटी भी बना दी है। दूसरी बात यह है कि थैंक यू राना अफजल साहब ने बड़ा खुल के बयान फरमा दिया। यही हम चाह रहे हैं कि ज़रा पाकिस्तान की बाकी अवाम भी देख ले कि इस अपोजिशन को चाहिए क्या होता है। जो फवाद चौधरी साहब, ये हम बार बार कह रहे थे कि जब हम इनकी बात मान लेते हैं तो फिर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें।
ہم نے ان کے سامنے ایک پروپوزل رکھا اور پہلے بھی یہ رکھا ہوا تھا. پہلے بھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپوزیشن سے ہم کسی کو نہیں بننے دیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن میں سے کسی اور بندے کو آپ دے دیں. آج بھی شاہ محمود صاحب نے یہی کہا کہ آپ اپوزیشن سے کسی کو بھی لے آئیں, مگر انہوں نے کہا نہیں, میرے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا آپ اپوزیشن سے کوئی نام دے دیں اگر آپ ایگری کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ایگری نہیں کرتے ہیں تو فائن. ہاں, تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی سوائے یہ کہ شہباز شریف صاحب نے ہی بننا تھا, تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ڈیڈ لاک تھا کہاں پہ. انہی پروگرامز میں, آپ کے پروگرام میں بھی مجھے اور باقیوں نے بھی بار بار کہا کہ جی اسٹینڈنگ کمیٹی آپ لوگ بنا نہیں رہے, اور آپ جو بزنس ہاؤس کا ہے وہ آگے نہیں چڑھانے میں انٹرسٹڈ ہیں. آج پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کون انٹرسٹڈ ہے بزنس چلانے میں, کون چلانا چاہتا ہے حکومت کو, اور جو بار بار کہتے ہیں ہم حکومت کو روکنا نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت چلے. ان کی جمہوریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں اور میرا خاندان, میں اور بس میں تو یہ دیکھیں بلاول کو ہم نے آفر کی, تو یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا. نادیہ ایک چیز دیکھ لیں, ان کو آپ کہتے تھے کہ آپ لوگ نادیہ ہم نے ان کو بلایا, اور جو خٹک صاحب کی بات پہ آپ کو ہنسی آ رہی تھی, خٹک صاحب کا پہلے دن سے یہی تھا, وہ بار بار کہہ رہے تھے ہماری انٹرنل میٹنگز میں بھی, اور وہی بیچ میں ہمیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ روایات ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں جو وہ بتا رہے ہیں, انہوں نے جا کے ان کو آفر بھی کی تھی کہ بلاول کو بنا دیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, صرف شہباز شریف بن سکتے ہیں, یہ رکھوالا وہی ہو سکتا ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا. سو ہم نے ان کو مان لیا, لیکن ہم نے وہ جو ایک لیکوڈ فارم میں دودھ ہوتا ہے نا جو پی لیتا ہے بلا, اس کو چینج کر کے ہم نے پاؤڈرڈ ملک سامنے رکھ دی ہے. اب وہ بلا اس کو نہیں پی سکے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں ایک بات کہہ دوں, ایک تو لاجک, ہاں آپ کہہ دیں پھر میں سوال کرتی ہوں, آپ کر لیں بات. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے, ہیرا پھیری سے نہیں جاتا ہے. اسی لیے تو ہم نے دودھ دوسرا رکھا ہے جناب. ہمیں پتہ ہے کہ چور چوری سے جائے گا, ہیرا پھیری سے نہیں جائے گا. اور عمران خان کو سمجھانے کے لیے نہ ہمیں پنڈی کی ضرورت ہے اور نہ آپ لوگوں کو 4 مہینے سمجھنے کی, یہ آپ کے سمجھنے کی باتیں تھیں. اور اس روایت کو ذرا چینج کرائیں. آپ کی بڑی دوستی ہے پیپلز پارٹی سے, سندھ میں بھی چینج کرائیں. سندھ میں بھی روایت یہی رکھتے تو بہت اچھا ہوتا. یہی مساق جمہوریت جو آپ 2 پارٹیوں کا ہوا, پیپلز پارٹی سے کہیں کہ سندھ میں بھی چینج کریں. ہر چیز آپ کی ہر چیز پاؤڈر والی ہے. رانا صاحب یہ فیصلہ آباد والی جھکتے نہ مارا کریں جو سمجھ ہی نہ آئے سوائے آپ کے اور کسی کو. اچھی بات ہے نا, ہر نہیں چیز اچھی بات ہے نا, سیریس پروگرام ہو رہا ہے. رانا صاحب کمل کی یہ بات میں تو پوائنٹ ہے اور ویلڈ نظر آتی ہے کہ کم از کم یہ واضح ہو گیا کہ جو یوٹرن بھی خوبصورت ہو گیا آج. وہ ہاں یوٹرن تو جو ہوا کہ ہاؤس کا جو بزنس ہے وہ کون نہیں چلنے دے رہا تھا. مطلب اگر شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نہیں بنیں گے تو اس ہاؤس میں کوئی بزنس نہیں ہوگا, کوئی لیجسلیشن نہیں ہوگی, کوئی کمیٹیز نہیں بنیں گی, کوئی عوامی مفاد کے فیصلے نہیں ہوں گے, کوئی عوام کے مسائل نہیں رکھے جائیں گے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر کو پی ایس سی کا چیئرمین نہیں بنایا دیا جا رہا ہے صرف روایت کے تحت. ایسے ہی ہے. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک روایت آج پارلیمنٹ میں قائم ہوئی, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ان کے اسپیکر اس سے متفق تھے. یہ روایت باقیوں میں بھی کرتے نا, یہ روایت تھی نا, روایت تھی, کوئی ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تو نہیں تھا. یہ پیپلز پارٹی سے آپ سے آگے بھی ایکسرسائز کرواتے, موو آن ہو سکتا ہے. یہ بات اگر کر لینے دیں تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں روایات بڑی اہم ہوتی ہیں, اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ان کو کنسیشن دے دیں کہ پہلی مرتبہ آئے ہیں, ان کو اس چیزوں کا نہیں پتا. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ unless somebody is proven guilty. ابھی تک روایات کو لے کے چلے نہیں ہیں صوبوں کے لیول پہ. اس قسم کا ان کا نالج ہے کہ ابھی کسی کے اوپر ثابت نہیں ہوا, میں آپ پہ الزام لگا دوں اور آپ کو بلیم کرنا شروع کر دوں, آپ کو بھی اتنی تکلیف ہوگی کہ آپ تو بے گناہ ہیں اور ہم آپ پہ اوپر کوئی گناہ تھوپ دیں. مطلب خدا کا خوف کر دیا کریں, جو اپنی غلطی مان لیا کریں. اور آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ابھی 4 مہینے میں ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, اور 40 سالوں میں آپ جو ملک کو سرخاب کے پر لگا کے گئے تھے وہ پتہ نہیں کدھر گم ہو گئے, ایک دم چو منتر ہوا اور غائب. ہم نے ریکارڈز بنائے ہیں ماشاءاللہ. جو فائنانس منسٹر آپ رہے ہیں, کیا آپ نے تباہی مچائی ہے یہاں پہ. 5.8% گروتھ ریٹ, 4% بکس میں بہت اچھی ہے رانا صاحب, بکس میں اچھی ہے. چلیں میں تو یہ پاکستان چل رہا تھا آپ سے پہلے, ابھی رکا ہے آ کے. جی آپ کو پتا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے نادیہ؟ یہ منسٹر رہے ہیں, میں ان کو بتا دوں.
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल की दीवारों पे अगर पैसा खर्च होता है तो वो डेवलपमेंट है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पे पैसा खर्च हो तो वो नॉन डेवलपमेंट है। उस हिसाब से ये 5.8% डेवलपमेंट पे गए हुए थे। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आऊंगी तो जरा मुझे मोहसिन बेग साहब से एक और बात पूछनी है, वो ये कि जो अपोजिशन से सवाल और मैंने इंट्रो में भी किया था कि चलिए जी एक डेडलॉक तो खत्म हुआ अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन इस डेडलॉक को खत्म करने के बाद जो सुकून का सांस लिया है और हम जो वो कमेटी पार्लिमानी कमेटी जो आज नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 2 माह कबल यानी 15 अक्टूबर को बनी थी और जिसमें बारहा ये कहती रही अपोजिशन की जी धांधली हुई है, सिलेक्टेड वजीर आजम है, क्या अब अपोजिशन इस पर भी पसे पर्दा कोई बात हुई है कि जी अब आप सिलेक्टेड कहना छोड़ दें, अब आप मान लें कि इलेक्टेड वजीर आजम है, क्योंकि हमने आपकी भी मानी है। तो जरा मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ मैं साथ में। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, चूँकि आज अच्छा दिन है, अच्छी बातें करेंगे, कौम के वसी तर मफाद में बड़े बड़े फैसले हो गए, लेकिन एक फैसला होना भी बाकी है कि क्या अपोजिशन ने तहे दिल से वजीर आज़म को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी मान लिया है, क्योंकि जो एक कमेटी थी उसमें जो डेडलॉक था TORs पे कोई बात नहीं हो रही थी, उस पर क्या मामला है, क्योंकि यही परवेज खट्टर साहब जो हमें रिवायत बता रहे थे ये उसको ऐड भी कर रहे थे। देखिए जी, अपोजिशन को तो मानना पड़ेगा, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनको बहुत से पाकिस्तानियों ने वोट दिया है और उन वोटर्स की तौहीन होगी अगर आप ये कहें कि इलेक्टेड है नहीं है, सिलेक्टेड है। दूसरी बात यह कि हाउस को और पार्लियामान को चलाना दोनों फ्री कैन की जिम्मेदारी होती है। दोनों अपोजिशन को और गवर्नमेंट को, दोनों लोगों को पाकिस्तानियों ने वोट दिया है और वो चाहते हैं कि हमारी और जो भी PTI का रिफॉर्म्स का प्रोग्राम है पाकिस्तान की फलाह के लिए है या आवाम की फलाह के लिए, वो बिल और वो चीज़ें आगे आएँ। इसमें थोड़ा सा अपोजिशन को ठहराव के साथ और तहम्मुल के साथ अपोजिशन से डील करना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानीज, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे वो अपोजिशन को सूट करता है। अपोजिशन अगर आपको प्रोवोक भी करती है तो इधर इस साइड से, हुकूमत की साइड से उसको तहम्मुल से और अपने एजेंडे पे लाना चाहिए जो कि अवाम का एजेंडा है, जिसकी वजह से आपको वोट भी मिले और आप आए। तो ये कहना कि अपोजिशन चलने नहीं दे रही, अपोजिशन का काम ही यही है कि वो आपको तनकीद करे और हाउस को ना चलने दे, लेकिन आपके लिए ये खूबसूरती होनी चाहिए कि आप हाउस को चलाएं, अपना एजेंडा लाएं। लेकिन और जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला खटाई में पड़ा हुआ था, वो डेडलॉक बरकरार था, तो फिर कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा था। देखिए, एक दिन में कहीं ना कहीं मीटिंग हुई, कहीं सोच विचार हुई, कहीं एग्री हो गया कि इसको बनाना है। ये 2 महीने पहले भी हो सकता था। और जो परवेज खटक साहब हैं, मैं समझता हूं कि इनकी पूरी जमात में वो एक प्रैक्टिकल समझदार आदमी है। उन्होंने बहुत सारे दाव पेच खेले हुए, इट्स अ गुड पॉलिटिशियन। उसकी राय, अगर आप यंग लोगों की राय लेंगे जो जज्बाती हैं, आपने तकारीर सुन ली होगी पार्लियामेंट में, उनको थोड़ा पीछे रखिए। मैं तो इस हक में नहीं हूं कि उनको बनाया जाए, लेकिन अगर आपने बना दिया तो इसको आगे लेके चलें। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग रिफॉर्म्स चाहते हैं, बहुत से मसाइल हैं इस मुल्क के। अगर आपने इसी लड़ाई झगड़े में टाइम गुजार देना तो पब्लिक कहां जाएगी? आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला आज हुआ है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए। अगर करना था तो पहले कर देना था, तो पहले कर लेते, फिर इतना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इनके लिए भी प्रॉब्लम है कि अपोजिशन ने भी थोड़ी सी हटदर्मी दिखाई, लाइक वो जो खुद अयाज साजिद साहब कहते हैं कि हटदर्म अपोजिशन। देखिए नादिया, अपोजिशन का काम ही यही है। अपोजिशन क्यों हटदर्मी दिखाए? नहीं मान रहे थे ना, वो शहबाज शरीफ साहब के नाम के अलावा वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, इवन तो पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही थी। अब आप देखिए 2-3 चीजें हैं। गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन से जाके तहम्मुल से बात कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, ये वो लोग हैं जो जाके अपोजिशन एटलीस्ट बैठ के बात कर सकते हैं। गिनती खत्म हो गई। नाम बाकी नहीं आते, मैं बता नहीं, मुझे इनसे ज्यादा नाम आते हैं PTI वालों के, लेकिन वो उस कैलिबर वो नहीं आते, उस कैटेगरी में शायद नहीं आते। वो कैलिबर नहीं है। आप कह रहे हैं PTI वालों का वो कैलिबर नहीं, मैंने कहा यंग लोगों का वो कैलिबर नहीं है, जाके बात। ये अंडर एस्टिमेशन है, मांग रहे हैं उन यंग लोगों से, वो भी गलत है। देखिए ना, अब मुराद सईद साहब को पार्लियामान के हाउस में, पहली बात तो यह है कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं, मुझे 32 साल हो गए इस प्रोफेशन में, कि मुराद सईद साहब से कोई शख्स NRO मांगेगा, ना उनकी पोजीशन है देने की। NRO आपको पता है ना, वो मिलता है वो पिंडी वाली साइड से, इधर से नहीं मिलेगा। वो भी मुराद सईद। अब ये 32 साल से माइथोलॉजी जो चल रही है, सुन ले। देखिए, पहली बात तो ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए कि अगर आपको किसी ने कह भी दिया है, फर्ज कीजिए, जो मैं मानता नहीं हूं, तो
آپ بات نہ کریں, اگر آپ نے بات کر لیا پھر نام بھی بتا دیجئے سب کے کہ یہ لوگ آئے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں تجربہ کاری نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی گفتگو کر کے پورے ہاؤس کو ڈسٹرب کر دیں اور اپنی گورنمنٹ کے لیے پرابلم کھڑی کریں. اپوزیشن کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کمیٹی بنی تھی پارلیمانی کمیٹی اور اپوزیشن کے ہی بے حد اصرار پہ بنی تھی, رانا افضل صاحب سے اس کا جواب لوں گی, لیکن اس سے پہلے کنول یہ بات تو طے ہے کہ ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس مزید کوئی آپشنز نہیں تھے, یو ٹرائیڈ یور لیول بیسٹ, لیکن جب وہ اٹکے ہوئے تھے کہ جی ہم نے شہباز شریف کے علاوہ کسی کو نہیں بنانا, تو چلے ٹھیک ہے, ملک و قوم اور جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں ایک فیصلہ ہو گیا. لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بن رہی تھیں, پی ایس سی کا چیئرمین نہیں لگ رہا تھا. لیجسلیشن کتنی ہوئی اس 4 مہینے میں؟ لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ کیوں؟ لیجسلیشن بل تو لا سکتے تھے نا, بلز تو آ رہے ہیں, دیکھیں پرائیویٹ ممبر بلز بھی آ رہے ہیں, دوسرے بلز بھی ہیں, گورنمنٹ کے بلز بھی تیار پڑے ہوئے ہیں ریفارمز کے لیے, جس طرح انہوں نے بات کی. پریزنٹ کیوں نہیں کیا بھئی آپ کر رہے ہیں نا باری باری, جیسے جیسے ٹائم لگتا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جب ایک ان یوزل قسم کے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اول تو آج آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. آپ ایجنڈا پڑھیں, آج کا ایجنڈا پڑھ لیں, کل کا پڑھ لیں, پرسوں کا, جب یہ واک آؤٹ کر گئے, ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ پریزنٹ ہو رہا تھا. میرے پاس پڑھے ہیں, اگر آپ کہیں گی میں آپ کو دے دیتی ہوں, آپ دکھائیں ٹی وی پہ کہ کیا تھا, کتنا لمبا 3.5-4 گھنٹے کا ایجنڈا تھا پورا, اور اس کے بعد یہ لوگ واک آؤٹ کر گئے صرف اسی بات پہ. اور 1 گھنٹہ میرا خیال ہے ہارڈلی جو آج کا سیشن ہوا ہے وہ 11 بجے شروع ہونا تھا, 12:40 پہ ہوا ہے. اور آپ کو نادیہ ایک مثال دیتی ہوں, یہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ریکوزیشن پہ اجلاس بلایا تھا جب, ٹھیک ہے جی, پروڈکشن آرڈر پہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے, اس وقت اسد عمر صاحب نے آئی ایم ایف کا پروگرام کے بارے میں کھڑے ہو کے بات کرنی شروع کی, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیچ میں چھلانگ ماری. انہوں نے کہا جی سوری, یہ ریکوزیشن پہ ہم نے بلایا, یا بات ہوگی صرف ہماری نیبولوجی کی ہوگی, ایک جو ہمارا احتسابولوجی چل رہی ہے اس پہ ہم نے جو روناولوجی اور باقی ساری اس ٹائپ کی جو ارریلیونٹ اور ان سے ریلیونٹ چیزیں وہ چلیں گی. عوام کے بارے میں پلیز آپ کوئی بات نہ کریں. پھر شام کو مزے کی بات ہے کہ انہی پروگرامز میں بیٹھ کے پھر یہ کہتے ہیں ہمیں تو بتاتے ہی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں سامان لاتے نہیں ہے, پارلیمنٹ میں ڈسکشن کرتے نہیں ہیں. بھئی آپ مزاج اٹھا کے دیکھ لیں, آپ لوگ سارے وہاں گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ صرف پارلیمان میں ان کا مزاج چیک کریں کہ یہ کیا ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے جو آپ نے کہا, فیفن کی رپورٹ آئی ہے آج ہی, آپ کے پاس بھی ہوگی نوٹس, کہ 2013 کی نسبت 2018 کے جو الیکشنز ہیں ان کو انہوں نے زیادہ, وہ رپورٹ آج نہیں آئی ہے تو پہلے کی آئی ہے. رانا افضل صاحب یہ بات تو طے ہے کہ فافر نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی اور ابھی بھی یہی بات کی تھی کہ 2018 کے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ کمپیریٹیولی زیادہ ٹرانسپیرنٹ یا زیادہ بہتر انداز میں ہوئے 2013 سے. لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا اپنا اصرار تھا کہ جی فارم, وہ دوسرے اس کے فارم 45 کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی 95% جو تھے ان پہ سگنیچر نہیں تھے, یہ تمام چیزیں آپ لوگ کے اصرار میں. اگر آپ کو یاد ہو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی, پھر اس کے ٹی او آرز پہ بھی ڈیڈ لاک برقرار ہو گیا تھا, اور آج اس کا کوئی سیشن ہونا تھا, میرا خیال ہے آج ہوا بھی نہیں اس پر کچھ کام. تو اس پہ بھی کوئی آپ لوگوں کے درمیان کوئی کمپرومائز ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ بات مان لی, اب آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس حکومت کو چلنے دیں گے اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے, وزیر اعظم کو سلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر مان لیں گے؟ دیکھیے, آپ نے فیفن کی رپورٹ کا ذکر کیا تو یورپین یونین کے جو آبزرور تھے, جن کو آپ بالکل نیوٹرل آبزرور کہہ سکتے ہیں, ان کی رپورٹ بھی پڑھ لیں. انہوں نے اس الیکشن کے بارے میں کیا کہا, اور پوری پارٹیز, تمام پارٹیز, جو 45 فارم تھا اس کے 24 گھنٹے تک اس کو روکا گیا, اور کیا کیا فراڈ نہیں ہوا, اور ساری پارٹیز نے اس الیکشن میں یہ جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. پلیز اپنی باری پہ بات کر لیں. آپ سوال پوچھ رہی ہوں نا رانا صاحب, جنرل نالج کا کوشچن ہے, یہ بھی بتا دیں. میں بیچ میں نہیں بولوں گا, مجھے بولنا آتا ہے. الیکشنز کے بعد بائی الیکشن میں آپ جیتے ہیں, پھر آپ آ کے بڑا اس پہ بیان کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وقت دے دے گا, چینل آپ کو وقت دے دے گا. جی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی سپورٹ کی, مجھے چینل ویسے ہی وقت دے دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, اگر آپ تمیز سے بات کریں گی تو میں آپ کی عزت کروں گا, ورنہ کیا کریں گے, میں تو تمیز سے ہی بات کر رہی ہوں. چلے ایک سیکنڈ میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں. بڑی مہربانی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن چوری ہوا, یہ ساری پارٹیز کا ایک متفقہ تھا, اور اس کے اوپر پہلی مرتبہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی. اب اس کے ٹی او آرز نہیں بن رہے. اب ٹی او آرز اگر انہوں نے بنانے ہیں, جنہوں نے الیکشن چوری کیا, جن کو سلیکٹ کیا گیا, تو پھر تو میرا خیال ہے ٹی او آر نہیں بنیں گے, کیونکہ یہ تو اپنی چوری کو چھپائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک ابھی برقرار ہے, اور یہ ڈیڈ لاک جب تک حل نہیں ہوگا پھر آپ پارلیمنٹ کا بزنس نہیں چلنے دیں گے ہاؤس کا؟ دیکھیں ہمارا بالکل, ہم یہ ابھی کہہ رہے تھے اپنا
मोहसिन बेग साहब कि इनको सिलेक्टेड ना कहें या लार्जर इंटरेस्ट में दें। हम लार्जर इंटरेस्ट को मानते हैं, करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? हमारी 3-4 महीने की हुकूमत थी जब इन्होंने कई 100 दिनों का धरना दिया, और उसके बाद 4 साल इन्होंने 100-125 जलसा किया। बाद दिया था। राना अफजल साहब अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट करें। 1 साल बाद मई 2013 में इलेक्शन हुए थे, जून में जो है वो कैबिनेट, और वो सारा मामला पार्लियामेंट में उठाने के 10,000 के बाद सीपैक को सैबोटाज करने की कोशिश की, चाइना के प्रेसिडेंट को आने से रोकने की कोशिश की। आप क्या करने जा रहे हैं? छोड़ देना, इन्होंने तो किया, वो सबको पता है। राना साहब, और इस हद तक ये गए, मेरी बात अगर मुकम्मल हो जाए, ये इस हद तक गए कि पाकिस्तान में इन्होंने कहा हुंडी से पैसे भेजो। आज उसी मुंह के साथ, उन्हीं लबों के साथ ये फरमाते हैं कि जी पाकिस्तान में हुंडी से पैसे ना भेजो। जो इन्होंने सिविल नाफरमानी की बातें की, हमें कहते हैं ये लार्ज हार्टेड हो जाएं, हमें ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए करें। जो आज हुक्मरान हैं, ये किस रास्ते से आए हैं? किस रास्ते से आए हैं? इंशाल्लाह लार्ज हार्टेड होंगे, हम लार्ज हार्टेड होंगे राना साहब। लेकिन इनको जी, मेरा सवाल तो सिर्फ मुख्तसरन सा ये था कि चले ठीक है, वो जिस रास्ते से आए, जो रास्ता आप समझते हैं, बहरहाल वो उस रास्ते से आए या उस रास्ते से नहीं आए, लेकिन वो मुल्क के वजीर आजम हैं और अपोजिशन लीडर आपकी जमात के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, और अब वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो सवाल ये मुख्तसर सा छोड़े जा रही हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा मोहसिन बेग साहब अब आप बता दीजिएगा कि जब आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की जो ऑफर है उसको भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप सेशंस अटेंड भी कर रहे हैं, आप अब लेजिस्लेशन भी करेंगे, आप मुबारकबादें भी दे रहे हैं, तो फिर मूव ऑन मतलब ये फिर पार्लिमानी कमेटी, TOR, यानी एक और डेडलॉक, फिर एक और ब्लैकमेलिंग अगर होनी होगी या पता नहीं क्या मामलात होंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं जरा इस पे बात करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अच्छा, दूसरे जो सवाल मैं ब्रेक से पहले छोड़ के गई थी वो तो अपनी जगह है, मैं मोहसिन बेग साहब और राना अफजल साहब से पूछूंगी भी, उस पर कमल की भी राय लूंगी। बट हम जो सिर्फ फवाद चौधरी साहब को ये बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने बात की थी कि दूध पे बिल्ले की रखवाली कैसे होगी और ये तो ऐसी होगा अगर PAC, लेकिन अभी हाल ही में बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने जब इंटरव्यू दिया कुछ चैनल्स को, उसमें भी वो कुछ उसको जस्टिफाई कर रहे थे। जरा क्या है वो भी सुनिएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है पार्लियामेंट की तरफ से एहतसाब करना, ये पार्लियामेंट की कमेटी है, वो चेयरमैन बनाना चाहते हैं शहबाज शरीफ को। हम अपनी जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाने लगे कि एक आदमी जेल से आके पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनेगा। क्या ये पाकिस्तान में दुनिया में मजाक नहीं उड़ेगा? हम कह रहे हैं किसी और को बना दो जो जिसके ऊपर ये जो क्लीन है, क्योंकि एक साफ आदमी एहतसाब कर सकता है ना। अब उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी हम बाकी भी कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज का बॉयकॉट किया हुआ है। अब हम आज फैसला कर रहे हैं, हम अपने कमेटीज बना देंगे, अगर वो नहीं आते हमने बना देना है, वो नहीं आते वो ना आए, क्योंकि जमहूरियत का पूरे मुल्क का दुनिया में मजाक बनेगा। देखिए, स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब को या बाकी जो हमारे लीडरान हैं, क्योंकि इनको सोच समझ कर देनी चाहिए। अगर आप डिसीजन गुंजाइश रखनी चाहिए। सियासत क्या चीज़ है? सियासत में हमेशा गुंजाइश रखी जाती है। अब आप देख लीजिए, राना साहब कह रहे हैं कि 2013 के इलेक्शन या उससे पहले नवाज शरीफ साहब किस रास्ते से आए, सबको पता है। इसी तरह अगर आप दूसरों को रास्ते से आए थे, बिल्कुल यही रास्ता है, बिल्कुल राना साहब को भी पता होगा। मकसद ये है कि लास्ट इलेक्शन मैंने बहुत से इलेक्शंस कवर किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कदरे वो बाकी इलेक्शनों से बहुत बेहतर थे 2018 में। यस, और जो PTI है उसमें तो इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो रिगिंग कर सके और मैनिपुलेट कर सके। इसमें बहुत सी और पार्टियां एक्सपर्टी रखती हैं, तहरीक इंसाफ नहीं रखती। ये मेरी इंडिपेंडेंट राय है। वैसे वो तहरीक इंसाफ को इल्जाम देते थे। हेल्प कर दी। सुन लीजिए राणा साहब, मैं बिल्कुल न्यूट्रल राय दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अगर धांधली करनी होती तो PTI को फिर इतनी मेजॉरिटी मिल जाती और नून लीग को या पीपल्स पार्टी को वो प्रोविंस भी ना मिलते और वो उतनी सीटें भी ना मिलती जितनी उनको मिली हैं। तहरीक इंसाफ के पास तो बहुत थिन मेजॉरिटी है और किसी वक्त भी कोलैप्स कर सकती है अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्टेड हो गई तो फ्यूचर में।
अब मकसद ये है कि सारा कुछ होने के बाद कौम ने आपको भी वोट दिया, इनको भी वोट दिया, मसला ये है जिस मुसीबत में ये पूरी कौम इस वक्त मुब्तला है, मईशत के कितने बुरे हालात हैं, जॉब्स एम्प्लॉयमेंट रिस्क पे हैं, लोग फारिग हो रहे हैं, आपने इस मुल्क को चलाना है। इवन द मीडिया इंडस्ट्री आपको भेजा पार्लियामेंट में इसलिए था कि आप इस मुल्क को आगे लेके जाएं। आपका ये काम तो नहीं कि वहां लड़ाई झगड़ा और उसके बाद दोनों पार्टीज अपने घरों में चली जाएं, आवाम देखती रह जाए। ये 4 महीने भी जो जाया हुए हैं, वो हुकूमत को चाहिए था वो सोचते कि हमें 4 महीने अपोजिशन अगर जाया करना चाह रही है तो हम उसे जाया ना होने दें और अपने रिफॉर्म्स एजेंडे पे जाएं, अपने कामों पे लगे ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। देखिए अपोजिशन चाहेगी कि इनकी गवर्नमेंट फेल हो, हर अपोजिशन चाहती है, लेकिन आपका काम है कि आपने इसको आगे लेके जाना है। ठीक है, अब और आगे मैं समझता हूँ जो आज का डिसीजन कर लिया है ना जी, पिछली बातों को भूलें और आगे चलें, अल्लाह का नाम। उस पार्लिमानी कमेटी को भी भूल जाएं, ये आपको मशवरा है? देखिए मेरे ख्याल में इस पार्लिमानी पार्टी से नहीं निकलना। इसहाक डार साहब ने जब ये इन्होंने धरना दिया हुआ था, वहां भी एक कमेटी बननी थी। इसहाक डार साहब ने चक्कर दे दे के अपोजिशन को, तरीके इंसाफ को रोल के TOR नहीं बनाए और इनका मजाक उड़ाया करते थे डार साहब कि मैं इनको पीछे लगाए रखूंगा, और बहुत आपको याद होगा इतना टाइम वेस्ट किया, इनमें कुछ नहीं रखा। तो बाद में गए सुप्रीम, इसमें कुछ नहीं रखा। कुछ लोगों के साथ कुछ ऊपर नीचे ज्यादती अगर किसी हलके में हुई है तो इग्नोर कीजिए, आप पार्लियामान को चलाएं, इस मुल्क को चलाएं। ठीक है, ये आपका भी उतना ही मुल्क है। अब आपको क्या लगता है, एक डेडलॉक तो खत्म हुआ अल्लाह अल्लाह करके, बहुत नुकसान हुआ, करोड़ों नुकसान। तो इसलिए एक तो अवाम के मसाइल अपनी जो के तू बढ़ गए, सब हुआ, प्लस ये कि जब आप सेशंस बुला रहे होते हैं तो उसकी कॉस्ट आप पे कर रहे होते हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ के लगभग एक सेशन में। 30 सेशंस अगर अभी तक हो चुके हैं, 30 लाख, तो 30 करोड़ को आप उससे मल्टीप्लाई, ये नुकसान अपनी जगह। जो एक दूसरा डेडलॉक, उस डेडलॉक को भी कोई बात उस पर हो रही है या आपने भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है? देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो इन्होंने बात की कि जी ये इलेक्शन इन्होंने ऐसे किए हैं तो खुद ही धांधली कर रहे हैं, तो ये खुद कैसे ये करेंगे। यही बात जब हम PSC की उसके लिए कहते हैं तो ये वहाँ पे खुद फरिश्ते बन जाते हैं। पहली बात तो ये कि धांधली अगर हुई थी तो उन 89 हल्कों में क्यों नहीं हुई जहाँ से ये लोग इलेक्ट होकर आए हैं। वहाँ फॉर्म 45 इन्हें कैसे मिल गए, मेरी तो ये समझ से बाहर है। पीपल्स पार्टी को सिंध में कैसे मिल गए, बाकियों को अपने अपने सूबों में इनको मिल गए हैं जहाँ से इन्होंने हुकूमतें बना ली हैं या अपोजिशन में भी आ गए हैं, तो वो ठीक है हल्के, वहाँ बहुत अच्छा इलेक्शन हो गया है क्योंकि वहाँ से ये जीत गए हैं। और हुकूमत में आने के बाद आप हुकूमत की पुरानी ज़रा उठा के देख लें कि वहाँ बाई इलेक्शंस में कौन जीत रही होती थी, हमेशा सिटिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी जीतती थी क्योंकि मैनिपुलेट करते रहे हैं। अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो क्यों ये जीत कर आ रही है। अब वो जी PTI की ना 10 दिन के बाद ही उनकी एकदम ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया, जो कभी होता नहीं है, तो इसलिए हम जीत कर आ रहे हैं। 3 महीने तो लगते ही हैं, 100 दिन नहीं ज्यादा लगते हैं, कभी इस तरह नहीं होता है। ये 100 दिन का तो एजेंडा हमने खुद दिया था, इसलिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे खुद चेक रखना चाहते हैं, हम खुद काम करें। किसको सर दर्द पड़ा हुआ हो कि अपने सारे मिनिस्टर्स की उठा के 8-8, 9-9 घंटे की रिपोर्ट उठा के पढ़ रहे हो और 26-26 मिनिस्ट्रियों को उठा के, और उनकी जानें निकली भी होती हैं कि हमने परफॉर्म करना है या नहीं करना है। मतलब वी मीन बिजनेस नहीं, वी मीन बिजनेस। अब पास होना 33 नंबरों पे भी पास बंदा होता है और 93 नंबरों वाला भी पास ही होता है, लेकिन परफॉर्मेंस का तो डिफरेंस आता है ना, दूसरे को इंसेंटिव मिल जाता है। क्या वो रिपोर्ट अवाम के सामने भी रखी जाएगी? अवाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। अवाम ने हमारी परफॉर्मेंस नहीं, देखिए ये परफॉर्मेंस चेक या रिजल्ट कार्ड हमने तो आपस की हमारी रिजल्ट कार्ड की बात नहीं करी, बुजुर्ग की कारकर्दगी का रिजल्ट मिलेगा अवाम को। ये थोड़ी है कि आप इची बिची जो हम अंदर कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, वो भी हमने दिखाना है। इतना काम हो रहा है उससे, वो तो एक प्राइम मिनिस्टर का और अपने उनकी कैबिनेट का तरीकेकार है कि वो रेगुलरली बुला रहे हैं। आवाम को नजर आ रहा है कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो हर हफ्ते बुलाता है रेगुलरली। अच्छा, दूसरा फाफिन की रिपोर्ट और दूसरा जो ये आप इस पार्लिमानी कमेटी का बताएं मुझे, पार्लिमानी कमेटी में अब फिर आपने खुद ही सुन लिया है कि किधर से हटधर्मी है। ठीक है जी, जो इन्होंने मोहसिन साहब ने बात की वो उसको अगर आप ज़हन में रखते हुए, अगर इन्होंने बिजनेस चलाना है हाउस का, और अगर इनको लोगों का नहीं, सरकार तो चला रही है ना। अब आप देखें 4 महीने के बाद सरकार नहीं चला रही ना, तो फिर और कैसे चल रहा है आप मुझे बताइए। सिर्फ चल रहा है, यही हो रहा है कि एजेंडा साइड पे रखते हैं, आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन इल्जामात की सियासत होती है, एहतसाब के नारे होते हैं वहां से। अभी डू मोर ये अमेरिका वाला जुबान बोल रही है कि जो आप एक चीज पे मानते हैं वो दूसरा कहते हैं 180, 360 पूरा हमने ही अपना मनवाना है।
کچھ آپ کو بھی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. یہ فار گرانٹیڈ آپ نہیں لے سکتے. میں رانا صاحب بڑا کیٹیگوریکلی میں نادیہ میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ فار گرانٹیڈ نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ دندناتے پھریں اور جو ان کا دل میں آتا ہے وہ کریں. وہ بھی اتنے ہی رسپانسبل ہوتے ہیں بزنس چلانے میں, اور اپنی عوام کو وہ بھی جواب دہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ شور شرابہ مچاتے رہیں. حکومت پہ رکھ سکتے ہیں, یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. بٹ رانا صاحب اس ڈیڈ لاک کا بھی کوئی حل نکلے گا, یا یہ ڈیڈ لاک بھی اسی طرح سے ثابت ہوگا کہ ہاؤس کا کوئی بزنس جو ہے وہ نہ چلے؟ میں بڑا کلیئرلی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, یا اس پہ کوئی کمپرومائز آپ لوگ چیک کا مظاہرہ کریں گے؟ کوئی ایسا ایٹیچیوڈ نہیں بنایا گیا کہ ہم نے ان کی ہر چیز کی مخالفت کرنی ہے. یہ ہماری ہر چیز کی مخالفت کرتے تھے, لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے. اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں ہم اس کا ساتھ دیں گے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اچھے کاموں کی ڈیفینیشن خدا نہ خواستہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام نہ کرے, بٹ اینی ویز میں صرف یہ سوال کر رہی ہوں ڈیڈ لاک تو نہیں ہوگا فردر پروسیڈنگز میں؟ آپ نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے وزراء کا وہ کیا, ایک بہت پورا دن لگایا. وہ سارا ٹوپی ڈرامہ عوام کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر سراج الحق صاحب نے بڑی مختصر بات کی. انہوں نے کہا جی وزراء پاس ہو گئے, قوم جو ہے وہ فیل ہو گئی. تو یہ جو چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں, ان کو آج ایک چیز کا بڑا احساس ہوا. آپ نے کبھی یہ کلچر دیکھا نہیں تو اس لیے آپ کو تو یہی ٹینشن ہونی ہے. آپ کے پروگرام میں ایک چیز کا بڑا زبردست احساس ان کو ہو گیا کہ اپوزیشن کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. یہ احساس جو ہے جمہوری احساس ہے. اگر اس احساس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ کامیاب ہوں گے. آئندہ وہ ڈیڈ لاک, دوسرا ڈیڈ لاک تو پروسیڈنگز کے آڑے نہیں آئے گا. اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ سولو فلائٹ کر سکتے ہیں تو یہ بالکل کریش کریں گے. اور پھر رانا صاحب آپ اس چیز کو ایکسپلائٹ نہ کریں, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے اور عوام کی یہ امانت ہے. اس کو آپ اس پہ آپ ایکسپلائٹ مت کریں. چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نادیہ, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کروا رہی ہیں. نادیہ, مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے ریفارمز اور ایسا بل جو قوم اور ملک کے مفاد میں ہو وہ قومی اسمبلی میں پیش کرتی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ یا اس بل کی حمایت نہیں کرتی جو عوام کے لیے ہو, تو پھر عوام ان کا احتساب کرے گی. اب وہ میڈیا پہ آ جائے گا, اب وہ خبروں میں آ جائے گا, بالکل, اور پھر سب چیزیں جو ہے وہ نٹ بھی ہوں گی, انفولڈ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ رانا افضل صاحب, محسن بیگ صاحب, تھینک یو ویری مچ. کمل شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.